अब देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ये शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करने के लिए कौन से स्टेप्स अपने को फॉलो करना होता है वो मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिख के रख दिया है। प्रीवियसली मैंने ये स्टेप्स वगैरह सब एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर सामने रहा वो स्टेप्स तो आपको ये बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा और ये स्टेप्स जो है ये मेमोराइज हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हर टॉपिक की, ओके, अभी शियर रेनफोर्समेंट पढ़ के अच्छे न्यूमेरिकल्स वगैरह हुए, लेकिन एक पेज पे अगर ये स्टेप्स आपने लिख के रख दिए तो लास्ट रिवीजन के टाइम, अब इसको पहले शुरू में इसको लिखने के बाद में बार बार पढ़ना तो होगा, लेकिन लास्ट रिवीजन जैसे 2-3 दिन में अपने को 20-25 सब्जेक्ट करना है तो सारा अगर पढ़ते गए तो टाइम जाएगा। ऐसे ही अगर एक पेज में हो गया तो एक चैप्टर एक पेज में हो गया आपका। ऐसे ही अगर आप 10-15 पेजेस अगर तैयार कर लेते तो 10-15 पेजेस में एक सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ये शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। उसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है। स्टेप्स फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगी? शियर रेनफोर्समेंट देना है, लेकिन शियर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है एक्सटर्नली, लोड पता है, लोड दिया रहेगा, लोड पे से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं अपन, बेंडिंग मोमेंट से फिर डिजाइन करते हैं फ्लेक्चर एलिमेंट। वैसे ही उस लोड से कितना शियर फोर्स डेवलप होने वाला है, ये तो सबसे पहली स्टेप रहेंगी, बराबर है। सो हियर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट V, इट मीन्स शियर फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। लेकिन ये जो है ये एक्चुअल शियर फोर्स है। अपने को लिमिट स्टेट में क्या करना होता है? डिजाइन शियर फोर्स या अल्टीमेट शियर फोर्स। अब अल्टीमेट अगर कोई चीज बनाना है लिमिट स्टेट में तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है 1.5 का है लोड के लिए, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट VU मीन्स डिजाइन शियर फोर्स। ये शियर फोर्स के लिए अभी डिजाइन करना है अपने को आगे, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब ये शियर फोर्स है, अपने को चाहिए स्ट्रेस आगे के कैलकुलेशन के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप इज टाउ V यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस रहो या कुछ भी स्ट्रेस रहो, स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A या तो M/Z। अगर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो M/Z, ओके। डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना है P/A। ये हो गया बहुत बार, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हो गया, ये थियरी ऑफ स्ट्रक्चर में हो गया। तो P यानी लोड, शियर फोर्स, लोड यानी फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, बराबर है। एंड दिस वैल्यू जो स्ट्रेसेस कंक्रीट पे एक्ट होने वाले हैं, ये स्ट्रेसेस एनी हाउ एक मैक्सिमम लिमिट है। IS ने टेबल दिया है, M20 है तो कितना, M25 के लिए कितना, ओके। तो उससे ये वैल्यू ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देयरफॉर पहला चेक यहां पे लगेगा टाउ सी मैक्स, ये मैक्स है, टाउ सी मैक्स, उससे ये कम रहना चाहिए। अगर ये कम नहीं रही तो स्टेप बनेगी अपनी एरिया बढ़ाओ। अब लोड को तो कम नहीं कर सकते, बराबर है, लोड तो उतना लेना ही है। लोड कम अगर करना है नो प्रॉब्लम, लेकिन वैसे नहीं होता है, लोड लेना ही है उसको। तो फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा देंगे, BD बढ़ा देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये वैल्यू कम हो जाएंगी, विद इन लिमिट आ सकती है, ओके। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब ये तो शियर स्ट्रेस कंक्रीट पे आ रही है। अब वो जो शियर स्ट्रेस आ रही है या शियर फोर्स आ रहा है, उसको रेजिस्ट किया जाता है 3 एलिमेंट से। एक कंक्रीट इटसेल्फ, कंक्रीट शियर कुछ रेजिस्ट कर लेता है। दूसरा बेंट अप बार। तीसरा वर्टिकल स्टीरअप, इंक्लाइन स्टीरअप छोड़ दो, वो प्रोवाइड नहीं करते अपन, लेकिन प्रोवाइड कर सकते हैं बस, ओके। 3, तो पहले कंक्रीट कितना रेजिस्ट कर सकता है वो निकाल लेंगे। अब कंक्रीट कितना शियर फोर्स रेजिस्ट कर सकता है, फिर से आ गया फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो नेक्स्ट स्टेप टाउ सी, शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस हो गए, इनटू BD यानी एरिया, हो गया। तो कंक्रीट कितना शियर फोर्स ले सकता है, ये हो गया।
अब यहां सवाल आएगा टाउसी का। टाउसी डिपेंड्स ऑन कितना स्टील प्रोवाइड किया है परसेंटेज में, एएसटी या आईएस कोड में टेबल दिया रहेगा, एग्जाम में भी अवेलेबल रहेगा ये। ओके, तो टाउसी की वैल्यू डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ स्टील, एएसटी बाय बीडी यानी परसेंटेज, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। और यम यहां लिखा है सिर्फ, यम मीन्स M20, M40, M25 जो भी है वो यम यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, यहां मैं कितने ग्रेड लिखूं या ग्रेड लिखेंगे तो फिर जगह भी लगती थी, इसलिए मैंने सिर्फ यहां पे सिंबॉलिकली यम दिया है। दिस यम मीन्स इट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देन हो गया, इतना शियर फोर्स लग रहा है, उसमें से कुछ कंक्रीट ने ले लिया, अब बचा हुआ निकालना पड़ेगा। ओके, तो बचा हुआ जो शियर फोर्स है वो फिर आगे जो दो बचे हैं बेंट अप बार और वर्टिकल स्टीरअप, उनको लेना है बचा हुआ। तो फिर कितना शियर फोर्स रहेगा शियर रेनफोर्समेंट के लिए? अभी रेनफोर्समेंट यहां तक प्रोवाइड किए नहीं है। ओके, सो दिस इज द शियर फोर्स फॉर द स्टीरअप्स या तो फिर बेंट अप बार के लिए। टोटल शियर फोर्स उसमें से कंक्रीट ने कितना ले लिया घटा दो, बचा हुआ कितना है VUS। अब बचा हुआ शियर फोर्स कैरी करेंगे बेंट अप बार और स्टीरअप। पहले बेंट अप बार लेना है, बराबर है, क्योंकि बेंट अप बार में क्या है कि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। जो भी ये शियर फोर्स आएगा इसके 50% ही वो ले सकता है, 50% के ऊपर अगर है वो नहीं लेगा, उसकी लिमिट 50%। ले रहा होगा लेकिन उसको अलाउ ही नहीं है, परमिसिबल नहीं है। तो बाबा 50% तक शियर फोर्स रजिस्टर कर, बाकी हम देख लेंगे स्टीरअप से। तू कर सकता है लेकिन हमें नहीं चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। ओके, तो ये है शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय बेंट अप बार करके क्या है V शियर फोर्स, U अल्टीमेट, ये S फॉर शियर रजिस्टर्ड बाय B यानी बेंट अप बार। ओके, अब यहां पे भी फोर्स है, फोर्स बोले तो स्ट्रेस इनटू एरिया। 0.87 FY ये स्ट्रेस, एरिया ऑफ टोटल बेंट अप बार। अगर 3 बेंट अप बार है, एक का एरिया मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि ये इंक्लाइन होते हैं स्टीरअप बेंट अप बार इंक्लाइन होते हैं, उसका इंक्लाइन का वर्टिकल कंपोनेंट अपने काम का है, क्योंकि शियर फोर्स ऐसे एक्ट होगा, उसको रजिस्ट करेगा वर्टिकल कंपोनेंट, बराबर है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मिलेगा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद, अल्फा यानी उसका एंगल, और वो एंगल होता है 45 डिग्री ऑलवेज। हो गया। अब इसको लिमिट है, ये जो शियर फोर्स है, मान लो यहां पर शियर फोर्स सपोज टू बी 100 शियर फोर्स है टोटल, इसमें से नहीं यहां पर नहीं, यहां पर ये 100 है, उसमें से कंक्रीट ने मान लो 30 ले लिया, तो बचा अभी 70, बराबर है। अब ये 70 में से सिर्फ 35 यानी हाफ, 70 का हाफ, तो 35 ये ले सकता है। अगर 35 के ऊपर अगर शियर फोर्स ले रहा है तो आगे के कैलकुलेशन में इसने 35 लिया करके कंसीडर करना है और आगे बचा हुआ 35 के लिए डिजाइन करना है। अगर 35 से कम लेता है, अगर मान लो ये इस कैलकुलेशन से यहां पे अगर 20 आ रहा है, ओके, यहां पर आंसर आ रहा है 20, तो 70 में से 20 बेंट अप बार ने ले लिया, बचा हुआ है 50 के लिए आगे की कैलकुलेशन करो, ये इसका मीनिंग है। लेकिन ये वैल्यू अगर 50 आती है, 70 लेना है, 70 में से 50 इसने ले लिया, लेकिन आईएस ने इसको कितना परमिट किया है 50%, इसके 50%, तो 70 का 50% जो है 35, तो 50 ले रहा है, ठीक है तू ले ले, लेकिन हम तेरे को अलाउ आगे के कैलकुलेशन के लिए 50 नहीं करेंगे, इसका हाफ यानी 35, तो 35 यहां रहेगा और आगे के कैलकुलेशन में अब 35 आएगा। ओके, ये इसका मीनिंग। देन अब यहां तक हो गया बेंट अप बार का। अब सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ये 4 स्टेप, बहुत सिंपल कर दिया है मैंने। यहां पर स्पेसिंग निकालना है,
अब ये स्पेसिंग एक, ये एक्चुअल जो फोर्स है, ये वाला फोर्स यहां से जो आया ना अपना, ये फोर्स क्या है, यहां पर से जो आने वाला है, यहां से घटाने के बाद आने वाला है ना, यानी 35 वगैरह देके, ये आप समझ लो वी शियर फोर्स अल्टीमेट, यू यस शियर एनफोर्समेंट के लिए, वी फॉर वर्टिकल स्टीयरअप, वी को कितना लेना है, अभी उस हिसाब से 35 लेना है, तो ये 35 की वैल्यू यहाँ पे आएगी न्यूटन में, क्योंकि ऑल वैल्यूज विल बी इन न्यूटन एंड ईएमएम। इससे एक स्पेसिंग मिल जाएंगी। अब ये स्पेसिंग जो नॉमिनल है, मिनिमम जो देना है आईएस ने जो दी है, उससे कम है या ज़्यादा है, ओके बराबर है, तो उससे ये निकल जाएंगे मिनिमम कितना स्पेसिंग देना है, ये एक वैल्यू, दो स्पेसिंग हो गए। स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस, ये दो 0.75 डी और 300 mm। तो ये इतना ध्यान में न रखते हुए मैंने ये डायरेक्ट 4 लिख दिए। अब 4 में से स्पेसिंग निकाल लो सिंपल वे, इसमें से मिनिमम जो है उसको प्रोवाइड करो, हो गया काम। कुछ भी ध्यान में रखने का, समझने का भी काम नहीं है, बराबर है। ये चारों में से जो मिनिमम है वो स्पेसिंग अपने को यहाँ प्रोवाइड करना होगा, ये जनरल केस में, ओके। आगे जो झोन का आएगा वहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट आएगा, उस वक्त मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो इतना ध्यान में रखो, ये 4 बराबर है। लिस्ट ऑफ ABCD वो रख दो। देन नॉमिनल, अब ये जो स्टेप्स है ये सभी प्रॉब्लम के लिए लागू है, इसलिए मैंने ये भी लिखा है। अगर सेंट्रल पोर्शन में स्टीयरअप्स एडजस्ट करना है, इकोनॉमिकल बनाना है, तो उस केस में ये स्टेप रहेंगी। ये जब मैं न्यूमेरिकल लूँगा उस वक्त ये स्टेप समझ में आएगी, ओके। ये वैसे क्या है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, डायग्राम भी निकाल कर। दोबारा जब न्यूमेरिकल लेंगे उस वक्त ये और उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द प्रॉब्लम। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ इफेक्टिव साइज यानी इसका मतलब ये 300 mm विड्थ है और ये है डेप्थ, ये डेप्थ है इफेक्टिव, ग्रॉस कैपिटल डी नहीं है, ये स्मॉल डी है करके यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव साइज है। स्पैन 7 मीटर। अब मैं डेटा गिवन नहीं लिखूंगा क्योंकि इतने इसमें मेरे को प्रॉब्लम एकोमोडेट करना है, इतनी स्पेस मेरी यहाँ पे स्टेप्स में गई है, ओके। सो हियर दिस इज द साइज, स्पैन, देन लोड यूडीएल है 45 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एंटायर स्पैन, पूरे स्पैन पर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट भी उसमें इंक्लूडेड है इसमें, नहीं तो सेल्फ वेट अलग कैलकुलेट करके फिर डिजाइन में करना पड़ता है। अगर ये इम्पोज लोड होता था, लाइव लोड अगर दिया है ना, लाइव लोड, उसके बाद में ओरिजिनल बीम है उसका भी वेट आएगा, वो नहीं तो यहाँ पे इंक्लूडिंग सेल्फ वेट दिया है, तो वो करने का काम नहीं है। द एरिया ऑफ स्टील इज, स्टील का एरिया यानी AST दी है। डिजाइन शियर एनफोर्समेंट, डिजाइन करना है शियर एनफोर्समेंट इफ M20 and 4 Fe250, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील दिया है, इज यूज फॉर PT। अब ये जो डेटा लगने वाला है मिनिमम, वो डेटा दिया है, IS की वैल्यूज है, ये डायरेक्ट दिए। PT इज इक्वल टू 0.75 अगर है तो उसके लिए टाउसी की वैल्यू 0.56 MPa या न्यूटन पर स्क्वायर mm। टाउसी मैक्स 2.8 MPa ये भी दी है। एवरीथिंग इज गिवन हियर, ओके। नाउ वी गो फॉर सॉल्यूशन। अब स्टेप वाइज जाते हैं। सबसे पहली स्टेप नंबर 1, शियर फोर्स। शियर फोर्स इज V सिंपली। अब ये है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 7, इट कैरिंग यूडीएल ऑफ मैग्नीट्यूड 45 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 7 मीटर इसका स्पैन है। शियर फोर्स सबसे ज्यादा कौन सा रहता है,
रिएक्शन, दोनों रिएक्शन इक्वल रहेंगे लोड सिमेट्रिकल होने की वजह से। सो रिएक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, ये आएगी WL/2, बराबर है। W into L is the total load. This total load will be shared by two reactions, करके हाफ हो जाएगा। ओके, सो WL डिवाइडेड बाय 2। अब W की वैल्यू यहां पर जो दी गई है ये है 45 किलो न्यूटन में ही रखते हैं उसको। L की दी है 7 एंड डिवाइड बाय 2, सो दिस इज V इज इक्वल टू 157.5 किलो न्यूटन। अब कभी वैल्यू ये लगेंगी या तो फिर 157.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड दैट इज इन न्यूटन। जहां जहां जो वैल्यू लगेंगी वो ले लेंगे अपन। ये किलो न्यूटन में है, ये न्यूटन में है। ये हो गया शियर फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, इतना शियर फोर्स आ रहा है। अब अपने को निकालना होगा अल्टीमेट शियर फोर्स या डिजाइन शियर फोर्स। नेक्स्ट स्टेप या तो इसी में रहेगा, क्योंकि अपन ने स्टेप नंबर 1 में किया है वो, इसलिए मैं यही लिखता हूं डिजाइन शियर फोर्स VU इज इक्वल टू 1.5 V। इट इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 157.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन में, एंड हियर इट इज इक्वल टू 236.25 multiplied by 10⁻³ and Newton. This is ultimate या डिजाइन शियर फोर्स। अपना कैलकुलेशन ऑलवेज MU PU कॉलम में देखेंगे, यहाँ पे VU, बराबर है। तो अल्टीमेट फोर्स या अल्टीमेट मोमेंट पर अपन काम करते हैं लिमिट स्टेट में। ओके, और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 के। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस। सेकंड स्टेप नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब शियर फोर्स पता चल गया, स्ट्रेस क्या रहेंगे, टाउ V इज इक्वल टू VU डिवाइडेड बाय BD। अब VU की वैल्यू अपने पास में है 236.25 10⁻³ एंड डिवाइड बाय B की वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई बाय 1010, ये B और D ये वैल्यूज। इट इज इक्वल टू, when we solve we will get 0.779। अब ये वैल्यू आ रही है न्यूटन पर स्क्वायर mm, क्योंकि ये वैल्यू अपन ने न्यूटन में ली है और बाकी mm नीचे वाली। अब ये जो वैल्यू है, जो स्ट्रेसेस कंक्रीट में आ रहे हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्रीट की लिमिट है मैक्सिमम, उसके ऊपर जाने नहीं देना है उसमें। So therefore this should be less than tau c max, and this tau c max is given here 2.8 Newton per square mm, या तो MPa लिख सकते थे। ओके, सो हियर दिस स्टेप इज नाउ आई कैन से ओके सेटिस्फाइड। इससे ये वैल्यू 2.8 से ये कम है, चलेगा। अब ओके, आगे प्रोसीड हो सकते हैं। नहीं तो फिर मुझे BD बढ़ाना पड़ता था। ये अगर वैल्यू 3 आती थी, ये वैल्यू मान लो 3 अलाउ नहीं है, 2.8 के ऊपर जाना नहीं है। ओके, अब 3 को 2.8 तक लेके आना है या उसके नीचे लेके जाना है, तो मैं B और D ये डायमेंशन बढ़ा दूंगा डिजाइन में। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ होता नहीं है, ये वैल्यू बहुत कम ही आती है, बाय चांस है। ये हो सकता था ये डेप्थ अगर कम रहती थी, तो ये डेप्थ काफ़ी है, 1 मीटर है, 1.01 मीटर, 1010 mm है, इतने होने की वजह से वो कम आ गए। नेक्स्ट स्टेप एज पर दिस, तीसरी स्टेप अब क्या रहेंगी, ये तो हो गया शियर फोर्स कितना लेना है, फाइनल हो गया। ये
शियर फोर्स लेना है या तो ये शियर स्ट्रेस लेना है। हो गया। अब कंक्रीट कितना लेता है पहले देख लेंगे। शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। सो हियर नेक्स्ट स्टेप वुड बी शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। कंक्रीट कितना शियर फोर्स ले रहा है, ओके, दैट इज VUC। शियर फोर्स कंक्रीट कितना ले रहा है वो पहले बताया मैंने। डॉवेल एक्शन है, कंप्रेशन है और एग्रीगेट का इंटरलॉकिंग होता है, तो कंक्रीट शियर फोर्स थोड़ा सा रेजिस्ट कर लेता है। वो कितना करता है? इट इज इक्वल टू, अब फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट, शियर स्ट्रेस कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय BD। अब इसमें टाउ सी डिपेंड्स ऑन क्या पे? परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतने क्रॉस सेक्शन में कितना परसेंट स्टील है ना। ये अगर क्रॉस सेक्शन है B और D, इसका जो एरिया है, इस एरिया में स्टील की क्वांटिटी कितना एरिया है, तो ये अगर परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब AST की वैल्यू यहां पर अवेलेबल है 2280 डिवाइड बाय B इज 300 मल्टीप्लाई बाय 1010 डेप्थ है, देन वी गेट द आंसर हियर मल्टीप्लाई बाय 100 है और परसेंटेज के लिए दिस वैल्यू कम्स 0.75%। बराबर यही वैल्यू यहां पे दी है ना ये। अब उसके लिए टाउ सी की वैल्यू क्या लेना है? ग्रेड जो है M20 ये यहां पर दिया है, बराबर है, और ये टाउ सी की वैल्यू डिपेंड करती है एक AST पर और दूसरी M20 ग्रेड है, ओके। तो इतना परसेंटेज और M20 इसके बेस पर IS ने दी है वैल्यू टाउ सी की, यहां पर दी हुई वैल्यू है द सेम वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर MPa यानी न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये हो गई शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ है और शियर स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी स्ट्रेस है। दिस वैल्यू वी कैन पुट हियर, तो अपने को पता चल जाएगा कंक्रीट कितना शियर रेजिस्ट कर रहा है, शियर फोर्स कितना ले रहा है। सो हियर VUC इज इक्वल टू 0.56 मल्टीप्लाई बाय B देन D। अब ये इतना शियर फोर्स कंक्रीट ले रहा है, इट इज इक्वल टू 169.68 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन, ओके। तो अब ये शियर फोर्स जो है ये कंक्रीट ने रेजिस्ट कर लिया, ओके। इस पर आ कितना रहा है? इतना एक्सटर्नल लोड से, इसमें से इतना शियर फोर्स कंक्रीट ने रेजिस्ट कर लिया है। सो हियर 4 स्टेप डिफरेंस निकाल लेंगे, ओके। शियर फोर्स फॉर शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे अपन, उसके लिए कितना शियर फोर्स लेना होगा? दिस माइनस दिस, है ना। ये टोटल लोड है, टोटल शियर फोर्स, उसमें से कंक्रीट ने इतना ले लिया, अब बचे हुआ जो है वो ट्रांसफर होगा शियर रेनफोर्समेंट के लिए, है ना। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके उसको अपन कंज्यूम करेंगे। सो हियर VUS सफिक्स VUS इज इक्वल टू VU माइनस VUC। अब यहां पर VU कितना है? 236.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन में, माइनस कंक्रीट ने कितना ले लिया है? 169.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इन न्यूटन। सो बचा हुआ अब ये शियर रेनफोर्समेंट के लिए कितना आ रहा है? VUS 66.57
इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतना शियर फोर्स जो है ये शियर रेनफोर्समेंट को लेना है। ओके, ये टोटल फोर्स माइनस कंक्रीट ने कंज्यूम कर लिया है और बचा हुआ आगे जाएंगे। ये शियर फोर्स जो है ये अब रेजिस्ट करेंगे बेंट अप बार और दूसरा वर्टिकल स्टीरअप, दो कंपोनेंट्स हैं। इसमें से बेंट अप बार यहां दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं बेंट अप बार के बारे में, बार भी नहीं दिए, डायरेक्ट AST दिया है। तो बेंट अप बार कितना रेजिस्ट करेगा ये अपने को लेना नहीं है। ओके, सो दिस स्टेप विल बी कैंसल हियर, वो कैंसल हो जाएंगी। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ के बाद में फिफ्थ स्टेप, अब ये एक्चुअली फिफ्थ नहीं, अपनी ये 6 नंबर की रहेंगी, बराबर है, क्योंकि ये स्टेप अपनी ओमिट हो गई, क्योंकि बेंट अप बार है ही नहीं, तो बेंट अप बार का सवाल ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये सारा के सारा शियर फोर्स ये किसने रेजिस्ट करना है, वर्टिकल स्टीरअप्स ने। ओके, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, वर्टिकल स्टीरअप्स। ओके, अब स्पेसिंग के लिए 4 क्राइटेरिया थे। पहला ASV, ओके, एंड इट इज इक्वल्स टू, क्या दिया है फॉर्मूला, 0.87 FY ASV D बाय VUS और ये वर्टिकल स्टीरअप। अब ये सारा के सारा अपने को लेना है वर्टिकल स्टीरअप से, देयरफॉर आई कैन राइट VUSV, यही है वो। ओके, अब इसमें FY प्रॉब्लम नहीं, D प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं, ASV प्रोवाइड 2 लेग स्टीरअप्स, ये अपने अज्यूम कर रहे हैं अभी, स्टीरअप्स ऑफ डायमीटर 6 mm, मैंने पहले बताया 6 mm 8 mm यही करना है। अगर स्पेसिंग बहुत ही कम आ रही होंगी, कम आ रही, तो फिर वाइब्रेशन भी होना चाहिए, कंक्रीट का पोरिंग वगैरह करते हैं, कंपैक्शन करते आना चाहिए, तो एक स्पेसिंग 100 mm से ज़्यादा रहना चाहिए, 4 इंच यानी 100 mm, बराबर है, उतना एक क्राइटेरिया रखते हैं अपन। मिनिमम स्पेसिंग जो है 100 के नीचे नहीं आना, जैसे नज़दीक नज़दीक अगर लगाएंगे तो नीडल वाइब्रेटर कैसे जाएगा, वाइब्रेशन नहीं होगा करके एक स्पेसिंग जो है 10 सेंटीमीटर या 100 mm की मिनिमम देते हैं अपन। सो ये अब ये डायमीटर तो पक्का हो गया। अब यहाँ पर स्टीरअप कैसे रहेंगे, ये ऐसे, ओके, ये स्टीरअप रहेंगे, इसको यहाँ पे एंकर बार रहेंगे ऐसे। अब यहाँ पर लेग कितने हैं, 1 2। अब मैं लिख रहा हूँ ASV का फार्मूला जो ऊपर में लिखा है, उसी को फिर से वैल्यूज के साथ में। यहाँ पर है 0.87, ठीक है। FY की वैल्यू 250, 250 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय ASV, एरिया हियर 2 बार है, 2 लेग है, ये 1 लेग, दूसरा लेग 2, एरिया ऑफ 1 बार π/4 D², D है अपना 6 लिया है अपन ने, बराबर है, तो ये हो गई टोटल एरिया, मल्टीप्लाई बाय D, D इज 1010, इट इज गिवन, ओके, डिवाइडेड बाय VUSV, ये 66.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, so from this we will get SV only. It is equals to 186.60 mm. इतनी स्पेसिंग लगेंगी यहां पर, ओके। अब ये जो स्पेसिंग है ये वाली, इसको कंपेयर करना है 3 से, मिनिमम स्पेसिंग कितनी रहना चाहिए, और 2 क्राइटेरिया, ये तीन बचे हुए हैं, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज B, मिनिमम स्पेसिंग। अब ये मिनिमम स्पेसिंग
फिर से एस वी इज इक्वल टू, अब क्या फार्मूला 0.87, ये तो है ही, एफ वाई है, ओके। अब ये फार्मूला ऑपरेट कर रहे अपन, देन मल्टीप्लाई बाय ए एस वी डिवाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय बी, ओके। नाउ जस्ट वी पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, 0.87, एफ वाई इज 250, ओके, मल्टीप्लाई बाय ए एस वी, जैसे यहाँ पे निकाला था वही, 2 लेग है इसलिए 2, एरिया ऑफ 1 बार, पाई बाय 4 डी स्क्वेयर, डी बोले तो यहाँ पे 6 एंड स्क्वेयर ऑफ इट, ओके। देन डिवाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 300, विड्थ ऑफ द सेक्शन इज 300 बी, इट इज इक्वल टू 102.49 mm एसवी। ये 2 हो गए, ये 1 है, ये और ये 2 हो गए, और 2 बचे हैं, सी इट इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा 0.75 डी, इसका मतलब 0.75 डी है अपना 1010, इट इज इक्वल टू, ये भी है अपना एसवी, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप, इट इज इक्वल टू 757.5 mm, ये आ रहा है, ये हो गई चौथी स्पेसिंग। देन डी 300 और एस वी इज इक्वल टू 300 mm, ये चौथी। अब ये 4 में से जो मिनिमम है उसको प्रोवाइड करना है, 1 2 3 4, ये 4 में से है लोवेस्ट, ये प्रोवाइड, अब सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, प्रोवाइड 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप अबाउट 100 mm सेंटर टू सेंटर, 102 है, 102, इसको राउंड अप करेंगे। अभी कोई भी अगर बार बेंडर है या बार को बाइंडिंग करने वाला है तो उसको ये वैल्यू थोड़ी देंगे, अपन एक राउंड अप करते हैं तो इसको लोअर साइड में करना होगा, बराबर है, मिनिमम स्पेसिंग। अब ये वैल्यू अगर 100 से कम रहती थी, 100 से अगर कम है, ये चारों में से वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू कम्स हियर सपोज टू बी 80.2 वगैरह ऐसी कुछ आ गई, मैंने पहले बताया 80 प्रोवाइड नहीं करना है, मिनिमम 100 के ऊपर। तो ये वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ये वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो मुझे ये जो स्टील है ASV ये 6 mm है तो 6 को 8 mm करेंगे, अगर 8 से नहीं जम रहा है तो 10 mm करेंगे। जैसे स्टील का एरिया बढ़ गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएंगी, वो 100 के ऊपर आ गई, ठीक है, ओके। इन दिस वे वी शुड हैव टू आंसर जो है इस तरह फाइनल देना चाहिए। अब वैल्यूअर जो है इतना सब चेक न करते हो, ये आंसर अगर मिल गया तो अगर 8 नंबर है, 10 नंबर, 12 नंबर जो भी है उतने नंबर देके वो आगे जा सकता है। अगर इस तरह से आंसर्स प्रॉपरली अगर दिए हैं तो उसको ये सारा चेक करने का काम नहीं है, उसका काम कम हो जाए, थोड़ा सा एक नज़र घुमा लेगा कि ये किया है, नहीं तो डायरेक्ट अगर किसी का देख के तो नहीं लिखा है वो चेक कर लेते हैं, लेकिन उसका टाइम उतना सेव हो जाएगा। कभी भी प्रॉपर वे से अच्छे हैंडराइटिंग में और स्पेसिंग वगैरह प्रॉपर देके प्रॉब्लम अगर छुड़ाते हैं और प्रॉपरली आंसर लिखते हैं तो उसका बेनिफिट आपको कुछ कम ज़्यादा भी हो गया 1-2 नंबर प्लस हो जाते हैं, है ना। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग द आंसर बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रक्चर के लिए बता रहा हूँ, आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट क्यों ना हो वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन जो है आंसर का ये प्रॉपर होना चाहिए, ओके। उम्मीद है कि ये जो मैंने बताया स्टेप्स ये आपको समझ में आए होंगे। ये स्टेप्स आपको अच्छे से मगअप करना है, वो अलग से लिख लीजिए और वो पेज तैयार रखिए। ऐसे सब सब्जेक्ट का, सब चैप्टर्स का आप अगर बनाते गए
तो आपका रिवीजन के टाइम में बहुत अच्छा टाइम बचेगा और अच्छे 1 नहीं 2-3 बार रिवीजन आप कर सकेंगे, उतना टाइम आपको अवेलेबल होगा। लेकिन ये सिर्फ लिख के रखे और टाइम पे रिवीजन के टाइम ही अगर इसको पढ़ेंगे तो वो कुछ काम में नहीं आने वाला। इसको जैसे ही हो जाता है तो उसको 2-3 बार रिवीजन के पहले ये पढ़ना होगा, तब जाके रिवीजन के टाइम में ये फट से समझ में आएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे कंफ्यूज होगा ये क्या है वो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले भी इसको पढ़ना जरूरी है। ओके।